आज हम क्लास 12 में केमिस्ट्री का अणुसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म लेकर के चल रहे हैं, जो है परासरण और परासरण दाब। इस परासरण और परासरण दाब के लिए जो विषय वस्तु है वो है, सबसे पहले हम देखेंगे सांद्रता के बारे में, क्योंकि सांद्रता एक ऐसा शब्द है जो विलयन को परिभाषित करता है कि उच्च सांद्रता और तनु, इन सांद्र और तनु विलयन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे सांद्रता को, उसके बाद हम जाएंगे झिल्ली के बारे में। झिल्ली इसलिए जरूरी है क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं परासरण की क्रिया, तो परासरण की क्रिया में जो मुख्य भूमिका रहती है वो झिल्ली की है, इसलिए हम सेकंड पॉइंट जो ले रहे हैं वो झिल्ली। देन विसरण और परासरण दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं, बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो हम अगला टॉपिक जो लेंगे वो है विसरण, और उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे पहुंचेंगे जो है परासरण। परासरण के बाद हम उसके प्रकार देखेंगे, परासरण दाब, विलयन के प्रकार और व्युत्क्रम परासरण। इस परासरण दाब के अंतर्गत हम परासरण दाब मापने की बर्कले-हार्टले विधि का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पहले कंटेंट की ओर चलते हैं, जो सांद्रता है। सांद्रता वास्तव में होता क्या है? सांद्रता यानी होता है किसी भी विलयन की यदि हम बात करें तो विलयन दो घटकों से मिलकर के बना है, जो होता है विलेय और विलायक। सांद्रता शब्द जो है वो विलेय के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी ऐसा किसी विलायक में यदि आपने विलेय की कम मात्रा को घोला है तो वह विलयन कहलाएगा तनु विलयन, और यदि आपने विलायक में विलेय की ज्यादा मात्रा को घोला है तो वह कहलाएगा सांद्र विलयन। या हम कह सकते हैं जिस विलायक में विलेय की बहुत कम मात्रा है तो हम कहेंगे कम सांद्रता का विलयन, और जिस विलायक में विलेय की बहुत अधिक मात्रा घुली हुई है तो हम उसे कहेंगे उच्च सांद्रता वाला विलयन। तो आप सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में बैठा लेना है हमको कि सांद्रता शब्द जो है वो किसके लिए है? विलेय, यानी विलेय की मात्रा, या हम कह सकते हैं विलेय के मोलों की या विलेय के अणुओं की संख्या को सांद्रता शब्द डिनोट करता है। तो सांद्रता आपको बताया गया, सांद्रता क्या है? किसी विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या को हम सांद्रता कहते हैं। इसके बाद हम चले, सांद्रता के बाद हम दूसरा जो इससे संबंधित पॉइंट ले रहे हैं वो कहलाता है, वो है झिल्ली। झिल्ली एक ऐसा माध्यम जिससे विलेय और विलायक के अणु आर पार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके आधार पर हमने झिल्लियों को 3 प्रकार में बांटा है। ये झिल्ली कहलाती है पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली, और तीसरा प्रकार कहलाता है इसका अर्धपारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली वो झिल्ली है, ऐसी मेम्ब्रेन या ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक दोनों के कण यदि आर पार जा सकते हैं तो ऐसी स्थिति में झिल्ली को हम कहेंगे पारगम्य झिल्ली, या इंग्लिश में अपन इसको कह सकते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है परमिएबल मेम्ब्रेन? एक ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक दोनों के कण आर पार जा सकते हैं। दूसरी झिल्ली है अपारगम्य झिल्ली, या हम उसे कहते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ये इम्परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? तो आप शब्द से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। पारगम्य यानी पारगमता, आने जाने देना, और अपारगम्य यानी जो आने जाने ना दे। इसका मतलब हम कह सकते हैं ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक के कण आर पार नहीं जा सकते, उस झिल्ली को हम कहेंगे अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली का मतलब हुआ ऐसी झिल्ली या ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से विलेय और विलायक के अणुओं का आर पार गमन नहीं हो सकता, उस झिल्ली को हम कहते हैं अपारगम्य झिल्ली। तीसरी प्रकार की झिल्ली होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। इसका मतलब अर्ध यानी आधा। कैसी पारगमता दर्शाए? तो पारगमता कैसी होनी चाहिए? आधी। आधी इसका मतलब विलयन के जो 2 कंपोनेंट हैं विलेय और विलायक, उसमें से एक को जाने दे और दूसरे को ना जाने दे, यानी ऐसी झिल्ली
जो केवल विलायक के कणों को अपने से आर पार होने देती है, उस झिल्ली को कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। या हम कह सकते हैं ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय के कण आर पार नहीं जा सकते, उस झिल्ली को कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। आखिर ये झिल्लियों के प्रकार इस प्रकार से हुए किस आधार पर? तो हम कह सकते हैं कि झिल्ली वास्तव में क्या है? एक पोरस मेम्ब्रेन। अब इसके जो पोर रहेंगे या जो इसके होल्स रहेंगे उनके साइज पर निर्भर करता है कि झिल्ली कौन सी है। यदि होल्स या पोर का साइज बहुत छोटा है तो वह केवल विलायक के कणों को अपने से आर पार जाने देती है, लेकिन यदि होल्स या पोर का साइज बहुत बड़ा है तो ऐसी स्थिति में विलेय और विलायक दोनों के कण आर पार जा सकते हैं। इसका मतलब अपारगम्य झिल्ली में ये जो छिद्र होते होंगे वह बिल्कुल ना के बराबर, या इसीलिए उससे ना तो विलेय जा सकता है और ना ही विलायक। या दूसरी तरफ से यदि अपन सोचें तो हमारे मन में ये भी आता है कि जैसे अपन ये झिल्लियों के प्रकार बताते हैं तो हमारे मन में ये भी क्लियर हो जाता है कि विलेय और विलायक में से कौन से कण छोटे होंगे और कौन से कण बड़े होंगे। तो हम देखें कि विलायक के कणों को पारगम्य झिल्ली भी जाने दे रही है और अर्धपारगम्य झिल्ली भी। इसका मतलब जो झिल्ली में विलायक के कण हैं उनका साइज हमेशा कैसा होगा? छोटा होगा। किसकी तुलना में? विलेय की तुलना में विलायक के कणों का साइज हमेशा छोटा होगा, और छोटे होने के कारण विलायक के कण तो आर पार जा सकते हैं, लेकिन विलेय के कणों का आकार बड़ा होने के कारण हम यदि अर्धपारगम्य झिल्ली में विलयन को रखें तो वह विलेय के कणों को रोक देती है। तो इस प्रकार से हमने देखा, पहला यानी परासरण में यदि हमको पढ़ना है तो ये दो टर्म्स हमारे क्लियर होने चाहिए, एक तो सांद्रता और दूसरा झिल्ली। इन दोनों टर्म्स में सांद्रता को हमने बताया कि सांद्रता क्या है? किसी विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या, वह कहलाई सांद्रता। और झिल्ली क्या है? तो झिल्ली यानी विलेय और विलायक के कणों को आर पार जाने दे रही है या नहीं, उसके आधार पर हमने झिल्ली को 3 प्रकार में बांटा, पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य और अर्धपारगम्य। यहाँ पर यदि देखें तो हमारी परासरण की क्रिया के लिए जो मुख्य झिल्ली उपयोग में लाई जाएगी वह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, या अर्धपारगम्य झिल्ली को अपन कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या शॉर्ट में इसको अपन बोलेंगे SPM। यानी जहां पर भी हमने SPM शब्द का उपयोग किया है, ये किसको डिनोट कर रहा है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। तीसरे कंटेंट के साइड आते हैं, वह है विसरण। जब आप परासरण की क्रिया को देख रहे हैं तो वहां पर बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि आखिर परासरण और विसरण है क्या। तो हम इन दोनों कंटेंट को साथ में लेकर के चलते हैं, विसरण और परासरण। विसरण यानी डिफ्यूजन और परासरण यानी ऑस्मोसिस। हमने 2 कंटेनर लिया है या एक कंटेनर लिया है और उसके बीच में लगा दिया है एक झिल्ली। यह जो झिल्ली है वो पारगम्य झिल्ली है। पारगम्य हमने अभी क्लियर किया था, पारगम्य झिल्ली किसे कहा था? ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक दोनों के कण आर पार जा सकते हैं, उस झिल्ली को कहा जाता है पारगम्य झिल्ली। तो हमने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है, उसके 2 पार्ट कर दिया है, बीच में लगा दिया है झिल्ली, वो झिल्ली है पारगम्य झिल्ली। एक और हमने रखा है विलयन को और दूसरे साइड रखा है विलायक को। आप जानते हैं विलायक वो है
जिसके कणों का आकार बहुत छोटा होता है। और विलयन क्या है? तो विलायक में जब आपने किसी विलेय को डाला तब विलयन का निर्माण हुआ है। तो हमने विलयन और विलायक को ले ली। या हम दूसरे तरीके से यदि दो अलग अलग विलयन को लेते हैं तो हमने दो सॉल्यूशन ले लिया, एक सॉल्यूशन 1 हो गया और दूसरा कहलाया सॉल्यूशन 2। अब इन दो सॉल्यूशन में अंतर क्या है? तो एक विलयन जो है वो है तनु और दूसरा है सांद्र। तनु का अर्थ ऐसा विलयन जिसमें विलायक के अणुओं की संख्या ज्यादा है और विलेय के अणुओं की संख्या कम है। और सांद्र का अर्थ है ऐसा विलयन जिसमें विलेय की संख्या ज्यादा है। इस तनु विलयन की सांद्रता को हम दर्शा रहे हैं C1 से और सांद्र विलयन की सांद्रता को दर्शा रहे हैं C2 से। आप देखेंगे कि जब हमने इसको एक पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया है तो कुछ समय के बाद हमको C1 से C2 की ओर और C2 से C1 की ओर दोनों ही ओर प्रवाह दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि झिल्ली कौन सी है? पारगम्य। पारगम्य झिल्ली वो है जो विलेय और विलायक दोनों को आने जाने देती। तो हमने जब उसे परमेबल मेम्ब्रेन लगा करके दो विलयनों को अलग किया तो हम देखते हैं कि जो सॉल्यूट के कण हैं या विलेय के कण हैं उनकी गति भी हो रही है और विलायक के कणों की गति भी हो रही है। अब ये देखिए विलायक के कण कहां से कहां जा रहे हैं? तो C1 से C2 की ओर और विलेय के कण कहां जा रहे हैं? तो C2 से C1 की ओर। उसका कारण क्या है? C2 इज ग्रेटर देन C1, यानी सॉल्यूशन 2 की सांद्रता जो है वो C1 से ज्यादा है। जब सांद्रता ज्यादा है इसका मतलब वहां पर विलेय के अणुओं की संख्या ज्यादा होगी और जहां पर सांद्रता कम है या विलयन तनु है इसका मतलब वहां पर विलायक के कणों की संख्या ज्यादा होगी। तो विलायक के कणों की संख्या जहां पर ज्यादा है से वह उस ओर गति करता है जहां पर उसकी संख्या कम है और उसी प्रकार से जहां पर विलेय के कणों की संख्या ज्यादा है से वह उस ओर गति करता है जहां पर उसके कणों की संख्या कम है। ये ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि हमारे द्वारा लगाई गई झिल्ली पारगम्य झिल्ली है। इस स्थिति में जबकि विलेय और विलायक दोनों के कणों का एक दूसरे की ओर आर पार गमन हो रहा है, इस क्रिया को कहा जाता है विसरण। लेकिन जब हम विसरण को परिभाषित करें तो हम विसरण की परिभाषा क्या बोलते हैं? तो जब टोटल कंटेंट को देखें या टोटल विलयन को देखें तो वहां पर क्या होता है? विसरण वास्तव में परिणामी फ्लो है या परिणामी प्रवाह है। तो परिणामी प्रवाह कहां से कहां होगा? तो हम देखते हैं विलायक के कण तो दोनों ही विलयन है, लेकिन जो सांद्रता है विलेय के कणों की वो C2 में ज्यादा है। तो विलेय के कणों द्वारा होने वाली गति ज्यादा मात्रा में होती है तुलनात्मक रूप से विलायक के कणों की तुलना में। इसलिए जब अपन परिणामी गमन देखें तो वो केवल किसका दिखाई देगा? विलेय के कणों का। लेकिन जब हमसे क्वेश्चन पूछता है, नीट में आता है या IEEE में देखिए या IIT के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर एक क्वेश्चन आता है कि विसरण की क्रिया में विलेय और विलायक के कणों का गमन कैसे होता है? तो आप वहां पर आंसर बोथ को लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर विलेय के कणों में भी गति दिखाई दे रही है और विलायक के कणों में भी गति दिखाई दे रही है। लेकिन जब रिजल्टेंट देखेंगे, नेट गति को देखेंगे, तो विलेय के कणों की संख्या ज्यादा होने के कारण केवल हम जब परिभाषित करते हैं तो हम लिखते हैं कि विलेय के कणों का सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करने की क्रिया को विसरण कहते हैं। यानी विसरण क्या हो गया? C2 से C1 की ओर विलेय के कणों का प्रवाह या विलेय के कणों की गति, इस क्रिया को हम कहेंगे विसरण। अब मान लीजिए हमने इस झिल्ली को बदल दिया। क्या कर दिया? आपने जो झिल्ली लिया था पारगम्य झिल्ली, उसके स्थान पर हमने झिल्ली को बदल करके अर्ध पारगम्य झिल्ली कर दिया। अर्ध पारगम्य झिल्ली को आप जानते हैं क्या थी? अर्ध पारगम्य झिल्ली वह झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के कणों की गति होती है लेकिन विलेय के कणों की गति नहीं होती है। उस झिल्ली को कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली, या हमने इसे कहा था SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। SPM क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। फिर वैसा ही किया है,
केवल किसमें बदलाव कर रहे हैं? झिल्ली में। आपने 2 विलयन लिए, एक साइड तनु विलयन लिया है, दूसरे साइड सांद्र विलयन लिया है। तनु विलयन वो है जिसकी सांद्रता C1, कॉन्सेंट्रेट विलयन की सांद्रता C2। C2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन C1 क्योंकि विलयन सांद्र है। अब हम यदि देखें इसमें तो हमें क्या दिखाई देता है? केवल गति कहाँ से कहाँ दिखाई देगी? तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर केवल विलायक के कण जा सकते हैं। लेकिन हम सोचें कि विलेय के कणों की गति हो या सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर विलेय के कणों की गति हो, तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि विलेय के कणों का आकार मेम्ब्रेन के पोर्स की तुलना में बड़ा है, जिसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रोक देगी। यानी अर्धपारगम्य झिल्ली का काम क्या है? केवल विलायक के कणों को एक ओर से दूसरी ओर आने जाने देना। या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जब आपने अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग किया तो वहां पर विलायक के कण, तनु विलयन किसे कहा था? तनु विलयन वो था जिसमें विलेय के कण कम थे और विलायक के कणों की संख्या ज्यादा थी। हमने तनु विलयन को कहा तनु विलयन वो है जिसमें विलायक के कण अधिक हैं। और दूसरा सांद्र विलयन जहां पर विलायक के कणों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। किससे तुलना कर रहे हैं हम? सॉल्यूशन 1 से तुलना कर रहे हैं सॉल्यूशन 2 की। क्या देखा कि सॉल्यूशन 1 में विलायक के कणों की संख्या ज्यादा है और सॉल्यूशन 2 में विलायक के कणों की संख्या कम है। तो जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है तो अर्धपारगम्य झिल्ली केवल किसके प्रवाह को होने दे रही? विलायक के कणों को। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जहां पर उनकी संख्या ज्यादा होगी वहां से वो उस ओर गति करेंगे जहां पर उनकी संख्या कम होती है। यानी तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के कणों का प्रवाह होगा। और इस प्रकार के प्रवाह को ही हम कहते हैं परासरण। तो आप देखेंगे कि विसरण और परासरण में मुख्य अंतर क्या है? तो विसरण और परासरण में मुख्य अंतर तो पहला, यदि अपन विसरण की क्रिया को हम बताना चाहें तो विसरण की क्रिया तब संभव है जबकि झिल्ली कैसी हो? या तो वहां पर पारगम्य झिल्ली मौजूद हो, या हम कह सकते हैं विसरण की क्रिया के लिए कोई भी झिल्ली की आवश्यकता नहीं है। और यदि हम परासरण को बोले तो परासरण के लिए पहली शर्त है कि जब तक वहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होगी तब तक के परासरण की क्रिया हो ही नहीं सकती। यानी परासरण तभी संभव है जबकि आप 2 विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग करके रखें। दूसरा, आपने देखा कि विसरण की क्रिया में क्या हो रहा है? जहां पर विलेय के अणुओं की संख्या ज्यादा है। तो विलेय के अणुओं की संख्या कहाँ पर ज्यादा है? तो हम देखते हैं जो सांद्र विलयन रहता है उसमें विलेय के अणुओं की संख्या ज्यादा रहती है। तो सांद्र विलयन से कणों का प्रवाह होगा किसकी ओर? तनु विलयन की ओर। किसका? तो विलेय के कणों का प्रवाह जब सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होता है तो इस क्रिया को कहा जाता है विसरण। जबकि यदि हम परासरण को देखें तो परासरण इसके जस्ट अपोजिट घटना है। यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यह विलायक से संबंधित है। विलायक के कणों का प्रवाह हो रहा है। विलायक के कण कहाँ से कहाँ जाएंगे? तो विलायक के कण हमेशा जहाँ पर उनकी संख्या ज्यादा होगी से वह उस ओर गति करेंगे जहाँ पर उनकी संख्या कम है। तो हम जानते हैं कि तनु विलयन में विलायक के कणों की संख्या ज्यादा होती है और सांद्र विलयन में विलायक के कणों की संख्या कम होती है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि किसी भी कणों का प्रवाह यदि होना है तो जहां पर उनकी संख्या ज्यादा होगी से वह उस ओर गति करेंगे जहां पर उनकी संख्या कम होती है। फिर यदि हम देखें तो जो विसरण की क्रिया है मुख्य रूप से हम देखें तो ये गैसों में पाई जाती है और परासरण की घटना जो है मुख्य रूप से द्रवों का गुण है। तो ये मुख्य अंतर किसमें है? विसरण और परासरण की घटना में। क्या अंतर है? तो परासरण और विसरण में सबसे पहले तो झिल्ली की आवश्यकता पड़ रही है
आप मिश्रण की घटना के लिए ये देखेंगे कि मान लीजिए हमने एक कमरे में किसी एक कोने पर अगरबत्ती को जलाया है या हमने एक परफ्यूम की बोतल को खुला रखा, तो आप देखेंगे कि वो परफ्यूम की बोतल की खुशबू जो है वो कमरे के दूसरे कोने तक पहुंच जा रही है। इसका मतलब जहां पर उनकी संख्या ज्यादा सी थी वहां से वह उस ओर गति कर रहे हैं जहां पर उनकी संख्या कम है। इसके लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इस प्रोसेस स्वतः ही हो जाना है। ये किसकी संख्या हुई? तो विलय की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि अपन देखें तो विलायक के रूप में कौन मौजूद है? तो हवा, यानी जो वायुमंडल की हवा मौजूद है वो विलायक का कार्य कर रही है, और परफ्यूम के बोतल के जो सुगंध के कण हैं वो कार्य कर रहे हैं विलय का। फिर हम यदि परासरण की घटना के लिए बोल रहे हैं तो परासरण की घटना तब तक नहीं होगी जब तक कि वहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मौजूद ना हो। जब अर्धपारगम्य झिल्ली मौजूद होगी और दो विलयनों को आप अलग करेंगे उसके द्वारा, तभी विलायक के कण जहां पर उनकी संख्या ज्यादा है से वह उस ओर गति करेंगे जहां पर उनकी संख्या कम है। दूसरा अंतर हमने देखा कि विसरण की क्रिया के लिए हमेशा विसरण की क्रिया कहां से कहां होगी? तो वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्यादा है से वह उस ओर गति करेगा जहां पर उसकी सांद्रता कम है, या हम कह सकते हैं सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर विलय के कणों के प्रवाह को ही हम विसरण कहते हैं। जबकि विलायक के कणों को की यदि बात करते हैं तो इनमें विलायक के कणों की संख्या ज्यादा होती है और सांद्र विलयन में विलायक के कणों की संख्या कम होती है। इसका मतलब तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर यदि विलायक के कणों का प्रवाह हो रहा है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस या परासरण की घटना। फिर यदि हम तीसरा अंतर देखें तो जो विसरण की घटना है मुख्य रूप से पाई जाती है गैसों में, और परासरण की घटना जो है वह मुख्य रूप से द्रवों में पाई जाती है। इसके बाद यदि हम देखें, आपने देखा होगा घरों में जब आपके घर में खीर बनती है और उसमें किशमिश डाली जाती है तो किशमिश कैसी हो जाती है? आप देखिएगा वो जो किशमिश है फूल जा रही है। दूसरी प्रोसेस कि मान लीजिए हमको एक पौधा दिया गया और आपको कहा गया है कि बच्चे इस पौधे को आपको बहुत जल्दी से बड़ा करके लाना है, आपको उसकी बहुत सेवा करना है। आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे भाई फर्टिलाइजर से या खाद के द्वारा या उर्वरक के द्वारा ये तेजी से बढ़ जाएगा। हमने क्या किया? उस प्लांट को लगाया और उसके चारों साइड क्या कर दिया? फर्टिलाइजर या उर्वरक बहुत मात्रा में डाल दिए। किस लिए? हमको लग रहा है फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जिनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट है जो प्लांट के लिए आवश्यक है। तो आपको लगेगा कि जब उर्वरक के द्वारा बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो जो हमारा प्लांट है वो तेजी से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा या बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं घटना उल्टी हो गई। कैसे? कि वह बच्चा जिसने प्रॉपर तरीके से, जैसे सामान्य रूप से पौधे को लगाया जाता है उस प्रकार की क्रिया कर रहा है तो उसका पौधा बढ़ते जा रहा है। और हमने जो बहुत तेजी से काम करना शुरू किया, हमने सोचा कि पौधा बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, तो उस स्थिति में क्या हुआ? उस स्थिति में जो उर्वरक था, उर्वरक की मात्रा चारों साइड बराबर ज्यादा थी और वह विलयन बन गया सांद्र विलयन। हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर लगभग 75 to 85% वाटर होता है। पानी की मात्रा कितनी है? 75 से 85% तक। जब 75 से 85% तक पानी रहता है तो यहाँ पर पानी जो है वो पौधे से निकल करके बाहर आ जाता है और आप देखेंगे कि पौधा पहले मुरझा जाता है और कुछ समय के बाद उस पौधे की डेथ हो जाती है। तो क्रिया दोनों प्रकार की हो रही है। एक स्थिति देख रहे हैं जिसमें किशमिश जो है वो खीर में जाकर के फूल जा रही है, और दूसरी प्रोसेस देख रहे हैं कि प्लांट जो है वो मुरझा जा रहा है। इसका मतलब जो परासरण की घटना है वो दो तरीके की हो सकती है। हम जो अगला पॉइंट देख रहे हैं वो है हमारा परासरण के प्रकार। आप देखेंगे परासरण, हम पहला केस लेते हैं। पहला केस कौन सा है? जिसमें किशमिश जो है वह फूल जा रही है। कब? जब आप इसको पानी में डाल करके रखते हैं। दूसरा केस है प्लांट या पौधा मुरझा रहा है। कब? जब चारों साइड आप बहुत अधिक मात्रा में उर्वरक को डिपॉजिट कर दे रहे हैं। हम पहले केस पर विचार करते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है जो किशमिश फूल जा रही है? तो हम देखें जितने भी एनिमल या प्लांट बीइंग रहते हैं
उनकी जो बाहरी मेम्ब्रेन रहती है जिसको अपन कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है हमेशा किसका कार्य करती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली का। अब इस अर्धपारगम्य झिल्ली के साथ हो क्या रहा है कि आपने जब किशमिश को एक बीकर में पानी भर करके डाल दिया तो यहाँ पर किशमिश की आउटर मोस्ट दीवार जो है वो किसकी बनी हुई? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। किशमिश के अंदर का विलयन कैसा हो गया? कॉन्सेंट्रेट या सांद्र विलयन। और बाहर की ओर जो पानी पाया गया वो क्या किसका कार्य करेगा? विलायक का। आप देखेंगे जब हम इसको लिखते हैं तो हमारे मन में खुद ही क्लियर होने लगता है कि विलायक के कणों की संख्या बाहर ज्यादा है और किशमिश के अंदर उसकी संख्या कम है। तो क्या देखते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली तो केवल किसके कणों के प्रवाह को होने देती है? विलायक के कण। विलायक के कण बीकर के बाहर से किशमिश के अंदर प्रवेश करने लगते हैं, यानी जल के अणुओं का किशमिश के अंदर प्रवेश शुरू हो जाता है। अंदर की ओर हो रहा है प्रवेश, जिसके कारण किशमिश फूल रही है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अंतःपरासरण। यानी जो पहला केस है वो हमारा किससे संबंधित है? अंतःपरासरण, या हम इसे कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस क्या है? एंडोऑस्मोसिस वह प्रक्रिया जिसमें किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा यदि दो विलयनों को अलग किया है तो कोशिका के अंदर की ओर यदि विलायक के कण प्रवेश करते हैं तो उस क्रिया को कहा जाता है अंतःपरासरण या एंडोऑस्मोसिस। देन हम सेकंड वाले केस में चले। वह क्या है कि पौधे को लगाया गया, उसके तेजी से बढ़ने के लिए आपने चारों साइड उर्वरक को डाला। अब स्थिति क्या हो रही है कि पौधे के अंदर वाटर की मात्रा कैसी है? ज्यादा है। आप देखते हैं कि किसी भी पौधे को यदि आपने पानी कुछ दिन तक के नहीं दिया तो वो ऑटोमेटिक मुरझा जा रहा है। इसका मतलब उसको स्फीति या उसको सीधे रखने की या उसको टर्जिडिटी देने का काम कौन करता है? पानी। इसका मतलब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। जब पानी की मात्रा ज्यादा है तो आप देखेंगे जब आपने उसके चारों साइड उर्वरक को डाला तो इस उर्वरक में क्या था? पानी बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब जो उर्वरक है वो कैसा विलयन बन गया? सांद्र। और जो पौधा जो है उसके अंदर केवल पानी पाया जा रहा है, या हम कह सकते हैं कुछ मात्रा में मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट जो पाए जाते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरान वगैरह, वो पाए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी यदि हम माने तो भी विलयन कैसा हो? तनु। जब तनु विलयन है तो पौधे की ओर फिर उसने किसका कार्य करेगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की उपस्थिति के कारण विलयन से, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के कणों की गति होगी। दैट मीन्स प्लांट से निकल करके पानी जो है वो उर्वरक में प्रवेश करने लगेगा। जब उर्वरक में पानी का प्रवेश शुरू हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में पौधे में पानी की कमी हो जाएगी और पौधा जो है वो कौन सी स्टेज में आ जाएगा? हम देखेंगे पौधा मुरझा जा रहा है या उसमें विल्टिंग की स्टेज पाई जा रही है। इस क्रिया में यदि हम देखें तो कोशिका से बाहर की ओर जल के अणुओं का प्रवाह हो रहा है। बाहर की ओर हो रहा है इसलिए अपन ने इसका नाम क्या दे दिया? बाहर की ओर हो रहा है इसलिए हमने इसे कहा बाह्य परासरण, या बाह्य को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सो और परासरण को कहा जाता है ऑस्मोसिस। इसका मतलब परासरण की क्रिया को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कहलाएगा अंतःपरासरण और दूसरा बाह्य परासरण। अंतःपरासरण यानी किसी भी विलयन से यदि एक कोशिका को विलयन के संपर्क में रखा जाए और विलयन में से विलायक के कण यदि कोशिका के अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्रिया को हम कहेंगे अंतःपरासरण या एंडोऑस्मोसिस। और दूसरा, यदि कोशिका से निकल करके जल के अणु बाहर की ओर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्रिया को कहा जाएगा बाह्य परासरण। यही उदाहरण अपन देख सकते हैं जब अंडे की, मान लीजिए अंडे का जो कवर रहता है, अंडे का ऊपर का कवर जो रहता है, यदि आपने उसको अलग कर दिया है और उसको सोडियम क्लोराइड के सांद्र विलयन में डालते हैं, हम देखते हैं कि अंडा सिकुड़ जा रहा है। इसका मतलब आप बताइए उसमें कौन सी प्रोसेस हुई? हम कहेंगे अंडा सिकुड़ रहा है, सिकुड़ने की प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब वहां पर बाह्य परासरण होगा।
वही प्रोसेस कि मान लीजिए आपने वही अंडे का बाहर खोल यानी व्हाइट वाला जो खोल रहता है उसको अलग किया और उस अंडे को पानी में डाल दिया। हम देखते हैं कि जो अंडा है वो और टर्जिड हो गया या उसका आकार हमको कुछ बड़ा सा दिखाई देता है। वह किस कारण से हुआ? क्योंकि आपने जब उसे पानी में डाला तो पानी के कण उस अंडे के अंदर प्रवेश किए यानी अंतःपरासरण की घटना हुई। तो परासरण को हमने दो प्रकार में बांट दिया, अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। परासरण के बाद हम आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक परासरण दाब। जो परासरण दाब है, सबसे पहले परासरण की घटना को देखने का काम किसने किया था? तो परासरण की घटना सबसे पहले देखी गई एक वैज्ञानिक थे, एबेट नॉलेट। इन्होंने सबसे पहले परासरण की घटना को देखा। अब इस परासरण की घटना को उन्होंने किस प्रकार से किया? तो एक थिसिल फनल लिया। इस थिसिल फनल के नीचे वाले हिस्से में उन्होंने एक पार्चमेंट पेपर लगा दिया। पार्चमेंट पेपर किसका कार्य करता है? तो हम जानते हैं पार्चमेंट पेपर क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसके बाद इस थिसिल फनल को एक बीकर में रखा। थिसिल फनल के अंदर उन्होंने शर्करा का विलयन भरा। शर्करा का विलयन कैसा है? सांद्र विलयन। और बाहर की ओर बीकर में उन्होंने पानी को भर दी। यानी क्या प्रोसेस किया? एक थिसिल फनल लिया है जिसको उल्टा कर दिया है। उस थिसिल फनल के सबसे नीचे वाले हिस्से में एक पार्चमेंट पेपर की मेम्ब्रेन लगा दिया है या एनिमल मेम्ब्रेन लगा दिया है। यानी मुख्य रूप से कार्य क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाने का। इसके बाद उन्होंने थिसिल फनल के अंदर शर्करा का विलयन भर दिया और बाहर की ओर बीकर में H2O भर दिया। उन्होंने क्या देखा कि कुछ समय के पश्चात, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल H2O को या विलायक के कणों को पास होने देती है, तो क्या देखते हैं कि कुछ समय के बाद इस थिसिल फनल में जल का स्तर धीरे धीरे बढ़ते जाता है, यानी ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यदि इसी प्रकार से यह प्रोसेस होने दिया जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि एक समय ऐसा आएगा कि पानी बाहर निकल जाएगा। हम देखते हैं कि कुछ समय तक यदि ऐसा रखे रहने दिया जाए तो उसके बाद ये जो जल का स्तर है वो कैसा हो गया? स्थिर हो गया। और स्थिर होने का कारण क्या है कि एक निश्चित ऊंचाई तक चढ़ने के बाद जो जल के कण हैं या विलायक के कण हैं उसके भार के कारण ये जल के अणुओं का जो अंदर प्रवेश है वो क्या हो जा रहा है? रोक दिया जा रहा है। मान लीजिए इस थिसिल फनल में H हाइट तक के जल का स्तर या विलयन का स्तर बढ़ रहा है। इस विलयन की जो डेंसिटी है या घनत्व है वो D है। इस पर एक गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा, उसका मान है G। तो हम देखते हैं कि एक निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद ये जल के अणुओं का प्रवेश रोक दिया जा रहा है या रुक जा रहा है। इस प्रकार से द्रव के द्वारा या उसके भार के द्वारा इस क्रिया को रोकने के लिए क्रिया कौन सी हो रही है? परासरण की क्रिया। तो परासरण की क्रिया के रोकने के लिए जो दाब लगाया जा रहा है वह कहला रहा है परासरण दाब। इसलिए आप देखिएगा परासरण दाब के लिए हम एक शब्द उपयोग में लाते हैं, द्रव स्थैतिक दाब। ये द्रव स्थैतिक दाब क्या है? जो एक्स्ट्रा जल जो ऊपर चढ़ा है उसके भार के द्वारा परासरण की घटना को रोक दिया जा रहा है। तो परासरण दाब क्या है? उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर है। हम परासरण दाब को पाई से निरूपित करते हैं। द्रव स्थैतिक दाब किसके बराबर हुआ? H हाइट तक के हमारा जल या विलयन चढ़ा है, D उसका विलयन का घनत्व है और G उसका गुरुत्वीय त्वरण है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाता है y = HdG, यानी परासरण दाब उस विलयन के घनत्व, उसकी ऊंचाई और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब इस परासरण की घटना को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने दो विलयनों को लिया है, दोनों विलयनों को अलग करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो परासरण की क्रिया है। तो आप निश्चित रूप से जानते हैं
दो विलयनों को हमें अलग करने के लिए एक मेम्ब्रेन लगेगी, जिसको अपन कौन सी मेम्ब्रेन कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आपने दो अलग अलग विलयन लिया, C1 और C2, या हम कह सकते हैं एक में हमने ले लिया विलायक और दूसरे में ले लिया है विलयन। अब ध्यान दें, विलयन है इसका मतलब उसमें विलय और विलायक दोनों ही होंगे। मध्य वाले भाग में हमने एक मेम्ब्रेन लगा दिया, इस मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इन दोनों पर ही ऊपर से एक दाब लगेगा, वो किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, या अपन कह सकते हैं P के बराबर। अब स्थिति क्या होगी? आप जानते हैं विलायक जो है वहां पर जल के अणुओं की संख्या कैसी होगी? ज्यादा होगी या अधिक होगी? और विलयन है तो निश्चित रूप से विलायक की तुलना में वहां पर जल के अणुओं की संख्या कम होगी। तो जब आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जल विलायक और विलय को सेपरेट किया तो विलायक के कण धीरे धीरे क्या दिखाई देते हैं? कि विलयन की ओर गति करने लगे। क्यों? क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली केवल विलायक के कणों को विलयन की ओर प्रवेश करने दे रही है। ऐसी स्थिति में विलयन के ऊपर जो लगा हुआ पिस्टन है वो देखते हैं कि ऊपर की ओर गति करने लगा। आप जानते हैं कि मान लीजिए हमने 2 लीटर विलायक लिया है, 2 लीटर विलयन लिया है। जब विलायक विलयन में प्रवेश करेगा तो विलयन का आयतन बढ़ेगा, और जब विलयन का आयतन बढ़ेगा दैट मीन्स ऑटोमेटिक ये पिस्टन क्या है? ऊपर की ओर गति करेगा आयतन में वृद्धि होने के कारण। हम क्या करें? हम इस पिस्टन पर कितना दाब आरोपित करें जिससे कि विलायक के विलयन में प्रवेश की क्रिया रुक जाए। विलायक के विलयन में प्रवेश को ही तो हम क्या कहते हैं? परासरण। इसका मतलब हमने क्या किया? हमने एक्स्ट्रा या न्यूनतम दाब लगाया जिससे परासरण की क्रिया रुक जाए। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो लगाया गया दाब है वो किसके बराबर हो जाए? उसे ही हम कहेंगे परासरण दाब, या हम कह सकते हैं कि क्रिया को रोकने के लिए यहाँ P + पाई के बराबर हो जाए। यदि ये P वायुमंडलीय दाब है तो ये P + पाई के इक्वल हो जाएगा। तो परासरण दाब को अपन दूसरे तरीके से कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि दो विलयनों को यदि आपने एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया है तो विलायक के कणों के जहां पर उनकी संख्या ज्यादा है से उस ओर होने वाली गति जहां पर उनकी संख्या कम है को रोकने के लिए हमारे द्वारा जितना न्यूनतम दाब आरोपित किया जाएगा, या हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब ही परासरण दाब है। अब इस परासरण दाब को वास्तव में हम यदि ऐसा करें कि परासरण दाब का मान या परासरण की घटना को दाब के मान को हम निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो परासरण दाब को निकालने के लिए केवल हमारे पास एक ही स्थिति है कि हम उसकी उल्टी प्रोसेस को अपनाएं, क्योंकि अपन ने परासरण दाब की 2 परिभाषाएं देख ली है, एक द्रव स्थैतिक दाब के रूप में और दूसरा परासरण की घटना को रोकने के लिए। तो परासरण की घटना को रोकने के लिए जो परासरण दाब मापना है तो उसके लिए एक वैज्ञानिक हुए थे, उन वैज्ञानिक का नाम था बर्कले हार्टले। तो परासरण दाब मापने के लिए जो बर्कले हार्टले के द्वारा मेथड बताई गई उसे कहा जाता है परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि। अब इस बर्कले हार्टले विधि में किया क्या जाता है? तो बर्कले हार्टले विधि में परासरण दाब मापने के लिए 2 सकेंद्री नली ली जाती है। ये जो सकेंद्री शब्द है आप उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। क्या है सकेंद्री? कि मान लीजिए आपने एक वृत्त, आपको 2 वृत्त खींचना है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और दूसरा जिसके लिए त्रिज्या का मान 6 सेंटीमीटर है। हमसे कहा जा रहा है कि दोनों वृत्त जो खींचे जाएं उनका केंद्र बिंदु 1 होना चाहिए। तो आप क्या देखेंगे? हमारी स्थिति कैसी होगी कि आपने एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचा और दूसरा 6 सेंटीमीटर वाला, तो दोनों का केंद्र बिंदु क्या है? 1 ही। ऐसी स्थिति में दोनों वृत्तों को हम क्या बोलेंगे? सकेंद्री वृत्त, यानी जिसका केंद्र बिंदु 1 ही है।
सेम वैसे ही हमको करना है कि जो बर्कले-हार्टले विधि में 2 नलियां ली गई हैं और दोनों नलियों का जो केंद्र बिंदु है वो एक ही है, या हम कह सकते हैं जैसे हमारे पेन के अंदर एक रिफिल डली हुई होती है, रिफिल का व्यास कम रहता है, पेन का व्यास ज्यादा रहता है, ऐसे उसी तरीके से एक ज्यादा व्यास वाली नली है और एक कम व्यास वाली नली। जो कम व्यास वाली नली रहती है वह नली रहती है छिद्रित। कम व्यास वाली जो नली रहेगी वह रहती है छिद्रित और जो अधिक व्यास वाली नली रहती है उस नली में एक पार्श्व नली जुड़ी रहती है। इस पार्श्व नली में यदि हम देखें तो एक पिस्टन लगा रहेगा और दूसरा साइड में ही एक दाब मापी लगा होता है। यानी पार्श्व नली में हमने 2 व्यवस्था करके रखी है, एक पिस्टन और दूसरा दाब मापी। ये जो मध्य वाली नली रहती है, इस मध्य वाली नली में कॉर्क की सहायता से एक ओर लगा दिया जाता है जलकुंड। जलकुंड यानी वाटर रिजर्वायर। वाटर रिजर्वायर की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? क्योंकि आप जानते हैं कि परासरण की घटना करानी है तो आपको विलायक के कणों को तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो विलायक के कणों को यदि लेना है तो विलायक आपको भरना पड़ेगा और विलायक को भरना है तो आपको उसको भरने के लिए जलकुंड लगेगा। इस जलकुंड में आप वाटर को भर करके रखेंगे और दूसरा इसमें एक हम क्या लगा देते हैं, स्टॉपर, कि आप चाहें तो जब भी चाहें उसको चालू करके अंदर की नली में पानी को भर सकते हैं और जब भी चाहें तो उसे रोका जा सकता है। तो हमने एक साइड नली लगा दिया जलकुंड और दूसरे साइड हमने एक बहुत कम व्यास वाली नली लगाया है। बताइए इतना पतला की, तो हम बोलते हैं पतले की नली कर, पतले की तुलना हमेशा की जाती है बालों से, इसलिए नली का व्यास भी बहुत कम है। तो हमने उस नली का नाम क्या रख दिया, केश नली। और ये केश नली का उपयोग किस लिए किया जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि यदि समुद्र से आपने 2 लोटा पानी ले लिया तो आपको पता चलेगा क्या कि उसकी मात्रा कितनी कम हो गई? नहीं। लेकिन वहीं पर यदि आपने एक छोटे पात्र से 1 लोटे पानी ले लिया है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं, इतना पानी कम हो गया है। तो यहाँ पर भी हम जल के स्तर का निर्धारण करने के लिए हमने क्या ले लिया, तो केश नली। अब हम क्या कर रहे हैं, तो जो बाहर की नली है और मध्य की नली, ये जो छिद्रित नली है अभी कैसी है, तो ये छिद्रित नली अभी की स्थिति में इसके छिद्रों का आकार बड़ा है तो वो होती है पारगम्य। लेकिन इस छिद्रित नली को हमको किस में बदलना है, तो इसको हमको बदलना है अर्धपारगम्य झिल्ली में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि परासरण की क्रिया को कराने के लिए इस झिल्ली की आवश्यकता पड़ेगी। तो अर्धपारगम्य झिल्ली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस छिद्रित नली में जो छिद्र पाए जाते हैं तो इस नली को उठा करके हमने रात भर के लिए विद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा वहां पर कॉपर सल्फाइड और पोटेशियम फेरोसाइनाइड इन दोनों की विलयन में डुबा करके रख दिया है। हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद इनकी क्रिया से Cu2 Fe6 कॉपर फेरोसाइनाइड की पतली परत इन छिद्रों के ऊपर जम जाती है, जिससे छिद्रों का आकार छोटा हो जाता है और वो झिल्ली कन्वर्ट हो जाती है अर्धपारगम्य झिल्ली। यानी जो अर्धपारगम्य झिल्ली ली गई है वो किसकी बनी हुई है, कॉपर फेरोसाइनाइड की। अब हम क्या कर रहे हैं, तो बाहर का जो नली है अधिक व्यास वाली, उसमें भर दिया सॉल्यूशन और अंदर की जो नली है उसमें हमने भर दिया है जलकुंड की मदद से पानी। क्या देखते हैं कि कुछ समय के बाद जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल करके विलयन की ओर प्रवेश करते हैं परासरण की घटना के कारण। और इस परासरण की घटना के कारण आप देखते हैं कि केश नली में जो पहला जल का प्रारंभिक पाठ्यांक था या प्रारंभिक स्तर था वो धीरे धीरे कम होता है या नीचे की ओर आता हुआ दिखाई देता है। दूसरा घटना अपन देख सकते हैं कि पिस्टन जो है वो ऊपर की ओर गति करते हुए दिखाई देगा, लेकिन पिस्टन में होने वाली गति बहुत कम हम उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं क्योंकि वो एक चौड़ी वाली नली है। इसीलिए हमने किसका उपयोग किया, केश नली। ये केश नली कैसी, पतली होने के कारण या व्यास कम होने के कारण इसका जल का स्तर जब गिरता है तो हमको स्तर शीघ्रता से या तुरंत पता चलता है कि पानी का स्तर कम होने लगा। इसका मतलब विलायक का मध्य वाली नली से या सरंध्र नली से बाहर की नली की ओर प्रवेश शुरू हो गया है।
और इस क्रिया को रोकने के लिए अब हम क्या करते हैं, तो हम इस पिस्टन पर इतना दाब आरोपित करते हैं कि वह अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए। यह पूर्व स्थिति क्या होगी, जल जो है वह अपनी प्रारंभिक स्तर पर पहुंच जाए, वह कहलाती है पिस्टन की पूर्व स्थिति। या हम कह सकते हैं कि अब यदि हमने पिस्टन पर इतना दाब लगाया कि जल अपने प्रारंभिक स्तर पर पहुंच जा रहा है, यानी जल का अंदर से विलयन की ओर प्रवेश की घटना रुक जा रही है, यानी परासरण की घटना को आपने रोका। परासरण की घटना को रोकने के लिए आपके द्वारा जितना बाह्य दाब आरोपित किया गया वही कहलाता है परासरण दाब। तो इस प्रकार से हम बर्कले-हार्टले विधि के द्वारा परासरण दाब का मापन कर सकते हैं। यह जो विधि है वो इसलिए ज्यादा चर्चित है या इसलिए ज्यादा उपयोगी है क्योंकि यहाँ पर जो झिल्ली अपनाई जा रही है वो कैसी है, कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी है। यदि कोई एनिमल बीन की अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग किया जाता तो वह अर्धपारगम्य झिल्ली फट सकती थी प्रेशर लगने के कारण, लेकिन यह यांत्रिक झिल्ली होने के कारण यह दबाव को सहन कर सकती है। दूसरा, साम्यावस्था शीघ्रता से स्थापित होती है। तीसरा, जो अधिक सांद्रता वाले विलयन है उनका भी परासरण दाब का निर्धारण किया जा सकता है। और चौथा, इस क्रिया के इस विधि के द्वारा हम परासरण दाब का मापन कम से कम समय में कर सकते हैं। इसलिए बर्कले-हार्टले विधि परासरण दाब मापने के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। परासरण की क्रिया के पश्चात हम चलते हैं व्युत्क्रम परासरण में। परासरण दाब मापने के लिए आपने क्या किया, परासरण दाब परासरण की घटना को रोकने के लिए लगाया गया दाब। अब हम इसके बाद देख रहे हैं व्युत्क्रम परासरण, यानी परासरण के अपोजिट भी कुछ घटना कराई जा सकती है क्या। तो व्युत्क्रम परासरण, ये तो आप इस शब्द से परिचित होंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, शॉर्ट में कहते हैं आरओ। आरओ मतलब आपके घर में लगा हुआ सुरक्षित ड्रिंकिंग वाटर देने का सिस्टम। आखिर होता क्या है, आप कहते हैं कि आरओ का वाटर जो रहता है बहुत ज्यादा सुरक्षित है या हमारे लिए फायदेमंद है। हम देखते हैं कि आरओ में रिवर्स ऑस्मोसिस या व्युत्क्रम परासरण घटना का उपयोग किया जाता है। क्या है ये रिवर्स ऑस्मोसिस, तो आपने दो विलयन लिया, एक सॉल्यूशन 1 और दूसरा सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 जो है उसकी सांद्रता ज्यादा है और सॉल्यूशन 2 है उसकी सांद्रता कम है। दोनों को आपने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग कर दिया है। जब सामान्य परासरण की घटना यदि हम देखते हैं तो सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 की ओर जल के अणुओं का गमन शुरू हो जाता है, यह घटना कहलाती है परासरण। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यदि हम इस पर इतना दाब लगाएं कि परासरण की घटना रुक जाए, यानी वह कहलाया परासरण दाब यानी पाई। अब हम क्या कर रहे हैं, तो पिस्टन पर इस पाई से भी ज्यादा यानी परासरण दाब से भी अधिक दाब लगा रहे हैं। जब अधिक दाब लगाया जाएगा तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन 1 की ओर विलायक के अणुओं का गमन है वो तो रुक गया पहले ही, जब पाई के बराबर दाब लगाया था तो वो रुक गया। लेकिन जब आपने पाई से अधिक दाब लगाया तो सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 की ओर यानी हमारे परासरण की घटना का जस्ट अपोजिट घटना हो गई, क्योंकि परासरण में तनु विलयन से सांद्र विलयन के विलायक के कणों की गति हो रही थी, लेकिन हमारे द्वारा लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब से ज्यादा होने के कारण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर विलायक के कणों का प्रवाह शुरू हो गया। तो परासरण के अपोजिट होने के कारण हम इसको प्रतिलोम या व्युत्क्रम परासरण कहते हैं या रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, शॉर्ट में इसको आरओ कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो यदि हम इसका यूज देखें तो यह मुख्य रूप से किया जाता है समुद्री क्षेत्रों में। आप जानते हैं समुद्री क्षेत्रों में पानी तो बहुत है, लेकिन समुद्र का जो पानी रहता है वो पीने योग्य नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, समुद्री जल को ड्रिंकिंग वाटर में यानी उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, NaCl को निकालना पड़ेगा। सोडियम क्लोराइड को या जो लवण पाए जा रहे हैं उनको अलग करना पड़ेगा। तो समुद्री जल के लवणों को अलग करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर यानी प्योर वाटर और प्योर वाटर यानी सॉल्वेंट के कम ज्यादा, समुद्री जल यानी NaCl या लवण युक्त, इसका मतलब मुझे हो गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से प्योर वाटर में कन्वर्ट करने की क्रिया के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग किया जा रहा है या समुद्री क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसी परासरण दाब के आधार पर हमने विलयन को भी अलग अलग प्रकार में बांटा है। विलयन को हम परासरण दाब के आधार पर 3 प्रकार में बांटते हैं। यह कहलाता है आइसोटोनिक,
हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। पहला विलयन समपराशरी, दूसरा उच्च पराशरी और तीसरा निम्न पराशरी। यदि दो विलयनों को अलग किया है तो परासरण की घटना कब तक होगी? जब तक कि विलायक के अणुओं की दोनों ओर गति समान ना हो जाए, यानी दोनों साइड विलायक के अणुओं की संख्या बराबर ना हो जाए। हम समपराशरी विलयन को यदि परासरण दाब के आधार पर देखें या बताएं तो ऐसा विलयन जिसमें ऐसे दोनों विलयन जिसका परासरण दाब हमेशा एक दूसरे के बराबर रहेगा, उस विलयन को कहा जाता है समपराशरी विलयन। दूसरा हाइपरटोनिक या उच्च पराशरी विलयन, ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब हमेशा सेपरेट किए जाने वाले या अलग किए जाने वाले सॉल्यूशन की तुलना में परासरण दाब की तुलना में ज्यादा होगा, उसको कहेंगे उच्च पराशरी। और निम्न पराशरी विलयन वो है यदि हमने दो विलयनों को एक दूसरे से अलग करके रखा है और यदि दूसरे विलयन की तुलना में पहला विलयन का परासरण दाब कम है तो हम उसे कहेंगे निम्न पराशरी विलयन। यानी परासरण दाब के आधार पर हमने विलयन को तीन प्रकार में बांटा है, समपराशरी या आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक या उच्च पराशरी, हाइपोटोनिक यानी निम्न पराशरी। तो तीन प्रकार के विलयन हो सकते हैं। हम जानते हैं चाहे परासरण की घटना हो या विसरण की घटना, वो तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों विलयन में विलेय या विलायक के अणुओं की संख्या बराबर ना हो जाए। इसे यानी विलयन कब किसमें कन्वर्ट ना हो जाए, यानी सब परासरी विलयन में जब तक वो परिवर्तित नहीं होगा तब तक के परासरण की घटना होती रहती है। आज हमने अपने परासरण और परासरण दाब के अंतर्गत इन कंटेंट को पढ़ा है। सबसे पहले हमने सांद्रता को समझा। सांद्रता क्या थी? सांद्रता विलयन में विलेय के कणों की संख्या को या कणों की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए सांद्रता शब्द का उपयोग किया। अब हमेशा इसको ध्यान रखिए कि विलायक के कणों की संख्या से संबंधित नहीं है, यानी आप परासरण में ये नहीं बोल सकते कि विलायक के कण जहाँ पर उच्च सांद्रता है वहां से कम सांद्रता की ओर जा रही है। क्यों? क्योंकि सांद्रता विलेय के कणों को दर्शाती है। दूसरा इसमें हमने पढ़ा झिल्ली के बारे में। झिल्ली जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। विलेय और विलायक को यदि जाने देती है, आर पार होने देती है तो पारगम्य झिल्ली, यदि दोनों को नहीं जाने देती है तो अपारगम्य झिल्ली, और यदि केवल विलायक के अणुओं को आने जाने देती है तो उसे कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसके अंतर्गत जितने भी जंतुओं की मेम्ब्रेन है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के अंतर्गत आती है। सेल्यूलोज, एसीटेट वगैरह की जो झिल्लियां रहेंगी या कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली रहती है वो सब अर्धपारगम्य झिल्ली है। फिर हमने पढ़ा विसरण। विसरण वह घटना है जिसमें विलेय के अणु जहां पर उनकी संख्या ज्यादा है, यानी सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करते हैं, उस घटना को विसरण कहा। परासरण, परासरण केवल विलायक के कणों की गति को दर्शाता है। तो विलायक के कणों की गति हमेशा कहाँ पर होगी? जहाँ पर उनकी संख्या ज्यादा है, और जहाँ पर उनकी संख्या ज्यादा होगी वह विलयन कहलाएगा हमेशा तनु विलयन। तो परासरण की घटना में यदि दो विलयनों को हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग करके रखा है तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के कणों की गति होगी। फिर इसी परासरण की क्रिया के आधार पर हमने परासरण को दो प्रकार में बांटा, बाह्य परासरण और अंतः परासरण। यदि कोशिका से बाहर जल के अणु जाते हैं तो वह कहलाता है बाह्य परासरण, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि अंगूर को यदि शक्कर के विलयन में रखा जाए तो सिकुड़ रहा है। दूसरा अंतः परासरण, किशमिश का जल में रखने पर फूलना, यानी कोशिका के अंदर यदि पानी प्रवेश कर रहा है तो वह अंतः परासरण की घटना को दर्शाता है। फिर इसके बाद हमने देखा कि परासरण दाब क्या है। तो परासरण दाब वह क्रिया है जिसमें हमने परासरण की घटना को रोका, यानी वह दाब, वह बाह्य दाब जो परासरण की घटना को रोकने के लिए आरोपित किया जाता है वह दाब कहलाता है परासरण दाब, जिसे पाई से डिनोट करते हैं। परासरण दाब के आधार पर हमने विलयन को तीन कैटेगरी में बांटा, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। समपरासरी विलयन वह विलयन था जिसमें परासरण दाब दोनों ओर बराबर होता है। हाइपोटोनिक वह विलयन है जिसमें परासरण दाब का मान दूसरे विलयन की तुलना में ज्यादा होता है, और हाइपोटोनिक वो है जिसमें दूसरे विलयन की तुलना में यदि परासरण दाब का मान कम है तो उसे हम कहेंगे निम्न परासरी विलयन या हाइपोटोनिक विलयन। फिर इस परासरण की घटना को रोकने के लिए जो हमने दाब लगाया था परासरण दाब, उसी के आधार पर एक घटना उपयोग में लाई जाती है जो कहलाती है व्युत्क्रम परासरण। यह व्युत्क्रम परासरण इस पर आधारित है कि यदि परासरण दाब से ज्यादा दाब आरोपित किया जाए तो परासरण के विपरीत घटना होने लगती है, यानी विलायक के अणु सांद्र विलयन की ओर
गति करने, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर तो सामान्य परिस्थिति में जाते हैं, लेकिन सांद्र विलयन से यदि तनु विलयन की ओर प्रवेश करने लगे तो वह घटना कहलाएगी व्युत्क्रमण परासरण। इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमारे परासरण और परासरण दाब यानी जो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या अणुसंख्यक गुणधर्म है, इस अणुसंख्यक गुणधर्म से मुख्य रूप से इस चैप्टर से 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन आना है। तो 2 और 3 नंबर में परासरण की परिभाषा, परासरण और विसरण में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस, और परासरण दाब मापने की जो बर्कले हार्टले विधि है, इससे संबंधित प्रश्नों को अध्ययन किया जाए।